Hero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 1, Kinds of Noun, Part 1. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन को, यानी इस्म को तफसील के साथ। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैंने बिगनर्स लेवल में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अज्जाए कलाम। पार्ट्स का मतलब होता है जुज़ और स्पीच का मतलब होता है बात, ओके। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होगा अज्जाए कलाम उर्दू में। अज्जाए कलाम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि हम जो बात कहते हैं, ठीक है, जो बात हमारी ज़ुबान से निकलती है, जो अल्फाज निकलते हैं, या जो हम सुनते हैं आप कह सकते हैं, या जो हमें लिखा हुआ मिलता है, उनको क्या नाम दिया जाए। जैसे कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज़, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप इसको एज अ टर्मोलॉजी लेंगे तो आर हो जाएगा, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन अगर आप इतबार करेंगे तो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच या व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अज्जाए कलाम किसे कहते हैं? तो जैसे कि व्हाट है, इसको हम क्या नाम देंगे? एक वर्ड है, ठीक है। इज़ ये क्या है, पार्ट्स ये क्या है, ऑफ ये क्या है, स्पीच क्या है। तो ये जो अल्फाज आपको दिख रहे हैं, इनको क्या नाम दिया जाए? इनको हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और मैंने एक अच्छी मिसाल दी थी आपको अज्जाए कलाम को समझाने के लिए कि जैसे कि आपका पूरा घर है, ठीक है। घर में बहुत सारे हिस्से होते हैं, किसी को हम बैठक कहते हैं, किसी को हम किचन कहते हैं, किसी को गुसल खाना कहते हैं, किसी को डाइनिंग हॉल कहते हैं, किसी को मस्जिद कहते हैं, किसी को मेहमान खाना कहते हैं। लेकिन हर एक की अपनी अपनी तारीफ है, हर एक की अपनी 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 खुसूसियत है। हम हर किसी को किचन नहीं कह सकते, घर के हर हिस्से को हम किचन नहीं कह सकते, ठीक है। इसी तरह से बैठक रूम है, हम हर एक रूम को बैठक रूम नहीं कह सकते। डाइनिंग हॉल है, हर रूम को हम डाइनिंग हॉल नहीं कह सकते। मस्जिद यानी मुसल्ला जिसे आप कह सकते हैं, हर एक जगह को नहीं कह सकते, ठीक है। हॉल है, मेहमान खाना, हर एक नहीं, घर का ये पूरा एक हिस्सा है और हर एक हिस्से का अपना अपना नाम है, ठीक है। किसी को हम बैठक कहते हैं या गुसल खाना कहते हैं, किसी को हम मुसल्ला या मस्जिद कहते हैं, या किसी को हम किचन कहते हैं। तो वही बात पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी है, यानी जो कुछ हम कहते हैं या हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, वो एक घर की तरह है, ठीक है। तो घर जिसमें कि अलग अलग कमरे होते हैं, इसी तरह से जो कुछ हम बोलते हैं उसमें अलग अलग अल्फाज होते हैं। तो किचन की अपनी खुसूसियत है, जहाँ पर खाना बनता है उसको हम किचन कहते हैं। बैठने के लिए जो खास जगह होती है उसको हम बैठक कहते हैं। खाना जहाँ खाते हैं आप उसको आप डाइनिंग हॉल कहते हैं। जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं उसको आप मस्जिद कहते हैं। जहाँ आप गुस्ल करते हैं उसको गुस्ल खाना कहते हैं। जहाँ पर मेहमान ठहरते हैं उसको हम मेहमान खाना कहते हैं। तो इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में अज्जाए कलाम में भी है। जो कुछ हम बोलते हैं या जो कुछ हम सुनते हैं या जो कुछ हम लिखते हैं या जो कुछ हमें दिखाई देता लिखा हुआ अंग्रेज़ी ज़ुबान में, उनकी अपनी अंदर एक खुसूसियत है। लफ्ज़ पार्ट्स है, इसकी अपनी खुसूसियत है। ऑफ की भी अपनी खुसूसियत है, स्पीच की भी अपनी खुसूसियत है।
तो इसमें से यानी पार्ट्स को हम एक नाम देंगे, ऑफ को हम एक नाम देंगे, स्पीच को हम एक नाम देंगे। तो यही है अज्जाए कलाम। ठीक है, तो अज्जाए कलाम की कुल 8 किस्में होती हैं, यानी जो कुछ हम बोलते हैं या जो कुछ हम सुनते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में, या कुछ हमें हुए लिखा हुआ दिखाई देता है, वो इन 8 में से कोई एक होगा। जैसे कि पार्ट्स और ऑफ और स्पीच, ये इस 3 वर्ड हैं। पहला वर्ड है आपका पार्ट्स, दूसरा वर्ड है ऑफ, तीसरा वर्ड है स्पीच। ये आपके अंग्रेजी वर्ड्स हैं। ठीक है, ये जो 3 वर्ड्स हैं, जो 3 कलिमात हैं, इन्हीं 8 में से कोई एक होगा। ठीक, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, नाउन को पढ़ेंगे। वो 8 किस्में कौन सी हैं? 8 किस्में हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये कुल 8 नाम हैं। तो जितने भी अल्फाज आएंगे अंग्रेजी ज़ुबान में, इन्हीं 8 में से कोई एक नाम हम देंगे उस अल्फाज को, ओके, उस लफ्ज़ को या उन अल्फाज को। तो चलिए शुरू करते हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम नाउन को पढ़ेंगे, जो कि पहली किस्म है। नाउन के बारे में आप जानते हैं, नाउन किसे कहते हैं? तो अंग्रेजी ज़ुबान का हर वो लफ्ज़ जिससे किसी शख्स का पता चले, किसी जगह का पता चले या किसी चीज़ का पता चले, तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन। जैसे कि आप कहते हैं खालिद, आप अगर खालिद कहेंगे तो एक आदमी का पता चलता है कि हाँ कोई आदमी है। ठीक है, आप कहते हैं नई दिल्ली, तो नई दिल्ली कहने से क्या समझ में आ रहा है? एक जगह का पता चल रहा है हमें। ठीक है, अगर आप कहें मोबाइल, तो मोबाइल एक सामान, एक चीज़ है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनको हम नाउन का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर जैद लिव्स इन न्यू दिल्ली, जैद लिव्स इन न्यू दिल्ली, इसमें जैद एक वर्ड है, लिव्स एक वर्ड है, इन एक वर्ड है, न्यू दिल्ली एक वर्ड है। जैद यहाँ पर इसम होगा। जैद इसम क्यों होगा? क्योंकि इससे किसी आदमी का पता चल रहा है। लिप्स ये इसम नहीं है, लिप के माने होता रहना, इससे किसी आदमी का पता यानी किसी चीज़ का या किसी जगह का पता नहीं चल रहा है। इनमें भी किसी जगह का या किसी शख्स का या किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा है। न्यू दिल्ली यहाँ पर ये नाउन होगा। न्यू दिल्ली नाउन क्यों होगा? क्योंकि इससे एक जगह का पता चल रहा है। ओके, तो जो भी हम बोलेंगे अंग्रेजी ज़ुबान में, या जो कुछ हम लिखेंगे या जो कुछ हम सुनेंगे, अगर उससे किसी शख्स का या किसी जगह का या किसी चीज़ का पता चलता है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये नाउन है, यानी इसको हम इसम का नाम देंगे, उसको हम नाउन कहेंगे अंग्रेजी ज़ुबान में। ओके, नाउन की बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की बहुत सारी किस्में हैं अलग अलग एतबार से। ठीक है, पहली किस्म होगी आपकी उमूम खुसूस के एतबार से, जिसे आप प्रॉपर या कॉमन कहते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी किस्म होगी गिनना, यानी काउंट के हिसाब से, आप गिनते हैं या नहीं गिन पाते, इसके एतबार से भी इसकी किस्में हैं। नाउन की एक किस्म होती है जिन्स के एतबार से, जेंडर के एतबार से, मुज़क्कर मुअन्नस जिसे आप कहते हैं, तो इसकी एक किस्म है जिन्स के एतबार से। ठीक है, नाउन की एक किस्म है अदद के एतबार से। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, तो गोया की नाउन यानी इसम की कुल 4 एतबार से कई सारी किस्में हैं, या आप कह सकते हैं कि कुल 4 किस्में हैं। एक उमूम खुसूस, दूसरा गिनना, तीसरा जिन्स, चौथा अदद, लेकिन हर एक की अलग अलग किस्में हैं। तो आप इसको इस तौर पर याद करेंगे कि नाउन यानी इसम की अलग अलग एतबार से कई सारी किस्में हैं, और वो एतबारात कितने हैं? 4 हैं। उमूम खुसूस, गिनना, जिन्स, अदद, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं प्रॉपर एंड कॉमन, काउंट, जेंडर और नंबर। आज के सबक में हम पढ़ेंगे उमूम खुसूस के एतबार से नाउन की कितनी किस्में होती हैं। ओके, उमूम खुसूस के एतबार से यानी प्रॉपर और कॉमन के एतबार से नाउन की कितनी किस्में होती हैं। तो नाउन की आप तारीफ जानते हैं, जिससे किसी चीज़ का, किसी जगह का या किसी शख्स का पता चले, तो उसको हम बोलेंगे नाउन। इसकी 5 किस्में हैं, प्रॉपर और कॉमन, यानी उमूम खुसूस के एतबार से इसकी कुल 5 किस्में हैं। पहली किस्म को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, दूसरी किस्म को हम बोलते हैं कॉमन नाउन, और तीसरी किस्म को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, और चौथी किस्म को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी 5वीं किस्म है मटेरियल नाउन। तो उमूम खुसूस के एतबार से यानी आम और ख़ास के एतबार से नाउन की कुल 5 किस्में हैं। यही कुल 5 किस्में हैं। हर एक की अपनी पहचान है, हर एक की अपनी तारीफ है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे।
तो चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं। हर एक की तारीफ को इनकी मिसालों के साथ हम देखते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं अंग्रेजी जुबान का हर वो कलमा जो किसी खास जगह या चीज को बतलाए, किसी खास जगह, किसी खास शख्स या किसी खास चीज को बतलाए, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब ही होता है खास। तो इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि हर वो नाउन जो किसी खास जगह को, किसी खास चीज को या किसी खास आदमी को बताए, उसकी जात को बतलाए, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं उस्मान, आप कहते हैं अली, आप कहते हैं मदीना, तो उस्मान अगर आप कहें तो कोई खास आदमी आपके जहन में आएगा। ओके, कोई एक लड़का है या कोई एक आदमी है, कोई बुजुर्ग है जिसका नाम उस्मान है, उसकी एक जात, उसकी पूरी शक्ल, उसकी पूरी हैयत, उसकी पूरी बॉडी आपके जहन में आ जाएगी। एक खास शख्स आ जाएगा आपके जहन में। अली अगर आप कहते हैं तो इससे भी एक खास शख्स आपके जहन में आ जाएगा। अगर आप मदीना कहते हैं तो मदीना मुनव्वरा, यहाँ पर मुराद मदीना मुनव्वरा है, तो यानी कि एक खास इलाका आपके जहन में, खास जगह आपके जहन में आ जाती है, जिसको हम बोलेंगे मदीना। ठीक है, तो ये जो अल्फाज हैं उस्मान या अली या मदीना, एक खास चीज पे दलालत करते हैं, खास को बतलाते हैं, तो इनको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में कुछ चीज़ों का एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर नाउन में चंद बुनियादी चीज़ों का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यानी जो उसका पहला हर्फ है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत बुनियादी चीज़ है, इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई प्रॉपर नाउन आ जाएगा, हम उसके पहले वर्ड को जहाँ कहीं भी आ जाए कैपिटल लेटर में लिखेंगे। पहले वर्ड का मतलब पहले लेटर को कैपिटल में लिखेंगे। जैसे कि आप कहेंगे उस्मान अली मदीना, यहाँ पर आप इसको यू को कैपिटल में लिखेंगे, ए को कैपिटल में लिखेंगे और मदीना के एम को आप कैपिटल में लिखेंगे, तब आपका वो वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच या नाउन जाकर सही होगा। तो ये पहली चीज़ हुई। तो मदीना में आप जब भी लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन अगर आप लिख देते हैं अली, अली को आप इस तरह लिखते हैं जिस तरह से यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ, मदीना को आप इस तरह लिख देते हैं, उस्मान को इस तरह लिख देते हैं, तो आपका वो लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, जो कि रूल है कि कैपिटल लेटर में, यानी हमेशा पहले लेटर को आप कैपिटल में लिखेंगे प्रॉपर नाउन के। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इस तरह से कभी भी अली नहीं लिखेंगे, कभी भी मदीना नहीं लिखेंगे, कभी भी उस्मान इस तरह नहीं लिखेंगे। तो ये पहली चीज़ हुई जिसका लिहाज रखना प्रॉपर नाउन में ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जिसका ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि आप दा का या ए का या एन के जैसे आप आर्टिकल्स कहते हैं, इनका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आप दा का या ए का या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिहाजा आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे उस्मान, आप कहेंगे अली, आप कहेंगे मदीना। लेकिन जैसे ही आपने कह दिया द दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, या आपने कह दिया द उस्मान, ठीक है, तो आपका कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जुमला अगर आप कह रहे हैं या आप लिख रहे हैं तो आपका जुमला गलत हो जाएगा, पूरा जुमले में आएगा तब गलत हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं जिनका लिहाज रखना ज़रूरी है प्रॉपर नाउन में। पहली चीज़ कैपिटल लेटर में लिखेंगे हमेशा। दूसरी चीज़, इससे पहले आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे या ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर नाउन के साथ द आ जाता है, लेकिन उसके लिए शर्त है। उसके लिए शर्त यह है कि हम उसको तशबीह के तौर पर इस्तेमाल करें। ठीक है, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, यानी द का इस्तेमाल हम प्रॉपर नाउन के साथ कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब हम उसकी तशबीह दे, उसको तशबीह के तौर पर, यानी किसी को किसी के साथ एक जैसा करने के लिए, लाने के लिए। अभी मिसाल के तौर पर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो जब भी आप तशबीह देना चाहते हैं किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से जो कि प्रॉपर नाउन है, तो उस वक्त आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कहें ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज, तो यहाँ पर लुकमान एक नाम है, बड़ा नाम है, हकीम लुकमान जिसे कहते हैं। ठीक है, तो लुकमान से पहले द आ गया है। हालांकि कानून के एतबार से लुकमान नहीं आना चाहिए, द नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर द आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी तशबीह दी जा रही, मिसाल बयान की जा रही है। ही वॉज द लुकमान द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज। ठीक है, कि अपने ज़माने में या उसके जो उम्र थे सब में वो लुकमान था, यानी सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी था।
तो यहाँ पर ही को तशबीह दी गई है, एक जैसा माना गया किसके, द लुकमान के। ओके, तो ही वॉज द लुकमान। यहाँ पर आप देख सकते हैं लुकमान ये प्रॉपर नाउन था, उसके बावजूद भी यहाँ पर द का इस्तेमाल कर लिया गया है। ये एक रेयर केस है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। इसके अलावा एक मिसाल और देखें, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कालिदास ये एक ड्रामा निगार थे, तो इनको तशबीह दी गई किससे, शेक्सपियर से। ठीक है, ये भी बहुत ही शेक्सपियर बहुत ही बड़ा ड्रामेटिस्ट था, बहुत बड़ा ड्रामा निगार था। तो यहाँ पर भी एक नाम है ये, लेकिन इसके साथ हमने द का इस्तेमाल कर दिया। क्यों? क्योंकि हम तशबीह बयान कर रहे हैं, एक जैसा कर रहे हैं किसको, शेक्सपियर को, किसके साथ, कालिदास के साथ। तो अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए, यहाँ पर इसको मैंने इसलिए लिखा है, बहुत ही बारीक नुक्ता है, बहुत ही अहम पॉइंट है ये। कहीं भी अगर आपको एग्जाम में अगर आ जाए कि जुमला सही है कि गलत है, या कोई सामने वाला बोल दे, तो आप फटाक से उसको गलत नहीं कहेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि पढ़ेंगे उसको कि क्या यहाँ पर वो माना है कि नहीं है। ही वाज द लुकमान, तो यहाँ पर तशबीह दी गई है। लेकिन अगर आप इसको हज़फ कर दें, ही वाज को हज़फ कर दें, डायरेक्टली ये कहें कि लुकमान जो है सबसे अक्लमंद आदमी है, तो आप कहेंगे लुकमान इज, आप वहाँ पर द लुकमान नहीं कहेंगे। ओके, इसीलिए जब कोई इंसान बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो मिसाल के तौर पर द हबीब अगर कह दिया जाए किसी को, तो इसका मतलब ये कि बहुत ही बड़ा आदमी है वो, और उसका नाम जो है मिसालों में जिक्र किया जाएगा। द ग्रेट खली अगर कह दिया जाए, द ग्रेट खली, तो यहाँ पर मतलब ये कि द ग्रेट खली कहने का मतलब ये कि बहुत ही आला किस्म का, बहुत ही बड़ा आदमी है, और इसकी तशबीह दी जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि आई एम द ग्रेट खली ऑफ माई विलेज, कि मैं अपने गांव का जो है ग्रेट खली हूँ, तो वहाँ पर आप द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी प्रॉपर नाउन के साथ आप द लाएंगे, ज़रूरी है कि उसमें तशबीह पाई जाए, वरना आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बुनियादी बातें थी प्रॉपर नाउन के ताल्लुक से। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इसकी दूसरी किस्म को लेकर के, जो कि है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? लफ्ज़ कॉमन से ही पता चल रहा है कि लफ्ज़ कॉमन नाउन अंग्रेजी जुबान का हर वो लफ्ज़ जिसे किसी ख़ास चीज़ का पता ना चले, किसी ख़ास शख्स का ना पता चले, किसी ख़ास जगह का पता ना चले, ये जो है आप बोलें तो ख़ास चीज़ मुराद ना हो, बल्कि आम हो, उस कैटेगरी की जितनी भी चीज़ें हैं, उस जमात की, उस ग्रुप की, या उस जैसी जितनी भी चीज़ें, सबको वो लफ्ज़ शामिल हो जाए। जैसे कि अगर आप कहें कार, तो यहाँ पर कार ये एक आम चीज़ है। ठीक है, कौन सी कार, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी तरह की कारें होती हैं, तो यहाँ पर कोई ख़ास कार मुराद नहीं हो रही है आपकी। आप कहें घर, लड़की, कौन सी लड़की, मतलब कोई ख़ास माना नहीं समझ में आ रहा है। आप कहें वुमेन, औरत, तो यहाँ पर कोई ख़ास माना नहीं समझ में आ रहा है, यानी कोई ख़ास चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब अगर कहते हैं मैन, आदमी, तो आदमी से कौन आदमी मुराद है, यहाँ पर ख़ास नहीं हो पा रहा है। आप कहते हैं सिटी, शहर, कौन सा शहर, बहुत सारे शहर हैं। तो इन मिसालों को आप देखें, इन अल्फाज को आप देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनमें ख़ास नहीं हो रहा है ये। ठीक है, अल्फाज ख़ास नहीं हो रहे किसी चीज़ के साथ, या किसी जगह के साथ, या किसी शख्स के साथ, तो इसको बोलेंगे कॉमन नाउन। ठीक, आगे है इसकी तीसरी किस्म, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब होगा कि जमा, ग्रुप। तो इसका क्या, इसकी तारीफ क्या होगी कि इसकी तारीफ होगी कि अंग्रेजी जुबान का हर वो कलमा जिसके कहने से किसी ग्रुप का, यानी एक पूरी जमात मुराद हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एक मजमुआ जहन में आ जाए, जैसे कि आप कहें आर्मी, तो आर्मी एक आदमी से नहीं बनती है। ठीक है, जो भी आर्मी होती है, जो भी फौजी होते हैं, पूरा उनका मतलब एक ग्रुप होता है, तो उससे मिला करके एक आर्मी बनती है आपकी। तो आर्मी का क्या मतलब होता है, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, क्योंकि इससे ग्रुप पूरी मुराद हो जाती है, पूरा ग्रुप मुराद हो जाता है इससे, तो उसको बोलेंगे आर्मी। आप कहें नेशन, मुल्क, मुल्क का क्या मतलब होगा, पूरा एक ग्रुप है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारी जगह मिलकर के पूरा एक नेशन यानी कौम बनती है। एक नेशन, एक कौम बनती है बहुत सारे लोगों से मिल करके। तो यहाँ पर भी एक ग्रुप निकल कर सामने आता है, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट, स्टूडेंट ये भी कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है, स्टूडेंट ये भी एक ग्रुप होता है। ठीक है, अकेले को स्टूडेंट कह सकते हैं उस माने में, लेकिन स्टूडेंट्स कहने से एक ग्रुप मुराद होता है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अगर आप कहें फैमिली, तो फैमिली से भी पूरी एक
जमात मुराद होती है, आपके अब वालिद साहब हैं, वालिदा हैं, भाई बहन, दादा दादी, ये सारे लोग मिल करके पूरा ग्रुप होता है, तब जा करके एक फैमिली मिलकर सामने आती है, एक फैमिली खुलकर सामने आती है, तो पूरी एक जमात मुराद होती है फैमिली से, तो इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अगर आप कहें पार्टी, तो पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, ये वाली पार्टी मुराद नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि आप वो माना भी ले सकते हैं। तो पार्टी का मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी, ये सारी जो पार्टियां हैं वो मुराद होती है यहाँ पर, ठीक है। तो पार्टी से भी आप पूरी जमात खुलकर सामने आती है, तो इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो जब भी कोई इंसान लफ्ज़ पार्टी कहता है, आपसे पूछ लेता है कि नाउन की कौन सी किस्म है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इससे पूरी जमात खुलकर सामने आती है। नाउन की चौथी किस्म है उमूम खुसूस के अतबार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस इसम को कहा जाता है जिसका ताल्लुक एहसासात से होता है, यानी उन चीज़ों से होता है जिनको हम ख़ास तौर पर देख नहीं सकते हैं, ठीक है। हम बस उनको महसूस कर सकते हैं, या जिनका ताल्लुक जज्बात से होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि कोई हालत बताने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके रिचनेस है, डेथ है, यंगहुड है, चाइल्डहुड है, तो ये सारी चीज़ें एक हालत को बतलाती हैं, तो इसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप जैसे कोई काम, जैसे लव है, मोहब्बत, ठीक है, हेट्रेड है, लॉफ्टर है, ओके, तो ये सारे जो है काम से मुतालिक होते हैं, जैसे हंसना होता है, नफरत करना होता है, मोहब्बत करना होता है, तो ये जो कलिमात है इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक किस्म और भी होती है जिसे आप खुसूसियत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, किसी की जो खूबी होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, जैसे कि ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, ब्रेवरी है, तो ये जो अल्फाज हैं इनको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इनका ताल्लुक जो है फीलिंग से है, जज्बात से, एहसासात से है, कोई ख़ास चीज़ या कोई ख़ास जगह, या कोई चीज़ या कोई जगह या कोई आदमी या शख्स खुलकर सामने नहीं आता है, बल्कि अगर आप देखें तो इनका ताल्लुक एहसासात से है, जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जज्बात से है, तो उनको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो चीज़ ये है कि जितने भी आर्ट्स हैं या साइंस यानी उलूम हैं, उनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जितने भी उलूम पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, जितने भी आर्ट की चीज़ें हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा नाउन है, तो आप क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे कि आप कहेंगे मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, पोइट्री, ट्रांसलेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, पोइट्री, ट्रांसलेशन, ये सारे के सारे एक इल्म है, एक कला है, एक इल्म है, ठीक है। तो इनको भी आप किस में लाएंगे? इनको भी आप लाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आप मैथमेटिक्स को प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे, म्यूजिक को प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते हैं, पोएट्री को भी प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे या कॉमन नाउन नहीं कहेंगे, ट्रांसलेशन को भी आप प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन नहीं कहेंगे, बल्कि इनको क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब भी कोई इल्म आपके सामने रख दिया जाए कि ये इल्म है, फिलॉसफी वगैरह जो भी इल्म है, ठीक है, उनको आप क्या कहेंगे? उनको आप कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं? क्योंकि इससे पहले जो आपको बताए गए थे वो एक उनके लिए खास वर्ड होता है, वो किसी से निकल कर नहीं आते हैं खास तौर पर, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो निकल कर आते हैं, कहीं से उनको बनाया जाता है। तो इनके बनाने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका हो सकता है एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव का मतलब सिफत, कोई ऐसा वर्ड है जो खूबी को बताता है, चाहे वो अच्छाई हो चाहे बुराई हो, उससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे कि आप कहें गुड, ये एक सिफत है, एडजेक्टिव है, इससे बनाते हैं गुडनेस। गुड के माने होते हैं अच्छा, गुडनेस के माने होते हैं अच्छाई। इसी तरह से एक मिसाल ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, यहाँ पर एक सिफत है, अब इससे आप बनाएंगे ऑनेस्टी, अमानतदारी। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है आपका वर्ब से भी आप बना सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं डिसओबे, डिसओबे का मतलब होता है नाफरमानी करना, अब इसी से आप बनाएंगे डिसओबीडियंट, यानी नाफरमानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया है। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बनाते हैं कॉमन नाउन से भी। कॉमन नाउन ये जो खास चीज़ या खास जगह या खास शख्स पर दलालत ना करे, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो इससे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे कि आप कहें यंग, यंग का मतलब होता है नौजवान, ओके, यंग का मतलब होता है नौजवान, तो यंग से क्या बन जाएगा? यंगहुड। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, इससे क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेंडशिप, यंगहुड, इन सबको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे अगली किस्म है नाउन की, वो है
मेटीरियल नाउन। तो लफ्ज़ मेटीरियल से क्या पता चल रहा है कि वो लफ्ज़ या वो कलिमा जो किसी मादे पर, किसी मटेरियल पे दलालत करे, जिससे कोई चीज़ बने, तो उसको हम बोलेंगे मेटीरियल नाउन। जैसे कि आप कहें गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सोना, सिल्वर चांदी, वुड लकड़ी, मिल्क दूध। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें मटेरियल हैं। गोल्ड एक मटेरियल जिससे कोई सामान बनता है, सिल्वर मटेरियल है जिससे कोई सामान बनता है, वुड एक लकड़ी है, मिल्क दूध है। तो ये सारे के सारे मटेरियल नाउन में आएंगे। तो जब भी गोल्ड आ जाए, सिल्वर आ जाए, वुड आ जाए, मिल्क आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सी किस्म है नाउन की, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये सारे के सारे मटेरियल नाउन हैं। ठीक है, तो यहीं पर आज का हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ। आज के सबक में हमने क्या पढ़ा? आज के सबक में हमने जो गुफ्तगू की वो थी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के। और मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, अल्फाज जो होते हैं उनका एक ख़ास नाम होता है। और वो कुल ख़ास नाम अंग्रेज़ी ज़ुबान में 8 हैं। पहला नाम होगा नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। तो जो भी अंग्रेजी अल्फाज होते हैं इन्हीं आठों में से कोई एक होंगे। ओके, तो ये कुल मिलाकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बातें हुई। आगे हमने क्या पढ़ा? आगे हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली किस्म यानी नाउन के बारे में। और मैंने बताया नाउन किसे कहते हैं? नाउन कहते हैं हर वो अल्फाज या हर वो लफ्ज़ जिसे किसी जगह का, किसी चीज़ का या किसी शख्स का पता चले, उसको हम बोलेंगे नाउन। जैसे कि आप कहेंगे खालिद, लफ्ज़ खालिद कहने से एक आदमी की शक्ल या एक आदमी हमारे सामने ज़ाहिर हो जाता है। आप कहें नई दिल्ली, इससे एक जगह सामने आती है। आप कहें मोबाइल, तो इससे एक चीज़ सामने आती है। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे नाउन। जैसे कि आप कहेंगे जैद लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो लफ्ज़ जैद से एक आदमी सामने आता है और न्यू दिल्ली से एक जगह सामने आती है, तो इनको हम बोलेंगे कि ये नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन, आगे हमने पढ़ा कि नाउन की बहुत सारी किस्में हैं अलग अलग एतबार से। ठीक है, और एतबारात या अलग अलग चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ हो सकती है आपकी उमूम खुसूस यानी प्रॉपर या कॉमन नाउन। हो सकता है आपका गिनना, गिनने के एतबार से इसकी किस्म होती है। और जिन्स के एतबार से यानी जेंडर के एतबार से भी इसकी किस्म होती है। अदद यानी नंबर के एतबार से भी इसकी किस्म होती है। तो गोया कि इसम की जो 4 किस्में हैं, यानी नाउन की 4 किस्में हैं, उमूम खुसूस, गिनना, जिन्स या अदद। लेकिन हर एक किस्म की अपनी अपनी किस्में हैं। और आज जो हमने गुफ्तगू की वो उमूम खुसूस यानी प्रॉपर और कॉमन के एतबार से इसकी किस्मों के बारे में हमने बताया। और मैंने बताया कि इसकी कुल 5 किस्में हैं उमूम खुसूस यानी कॉमन या प्रॉपर के एतबार से। पहली किस्म है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में हमने क्या बताया? प्रॉपर नाउन कहते हैं ऐसे इसम को जिसे किसी खास जगह, किसी खास शख्स या किसी खास चीज़ का पता चले, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अगली किस्म है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिससे किसी खास जगह का पता ना चले। जैसे आप कहें सिटी, आप कहें गर्ल, आप कहें जो है कार या बस। ठीक है, तो इससे कोई खास चीज़ सामने नहीं आती है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। अगली किस्म है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि हर वो लफ्ज़ जो एक जमात पर दलालत करे, जैसे आप फैमिली कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आर्मी। ठीक है, तो इससे पूरी एक जमात मुराद होती है। तो हर वो लफ्ज़ जो जमात पर दलालत करेगा उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। इसकी चौथी किस्म है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन अल्फाज को कहा जाता है जिनका ताल्लुक एहसासात और जज्बात से होता है, जिनको हम फील करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी पांचवी किस्म है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन का मतलब होता है वो अल्फाज जो किसी मटेरियल पे यानी मवाद या मादे पे दलालत करें। जैसे कि दूध है, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, जिससे दूसरी चीज़ हम बनाते हैं, तो उसको हम कहेंगे मेटेरियल नाउन। तो यहीं पर आज का ये हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपके लिए वाज़ेह था, आपको समझ में आया। अब आपके हम सवालात लेते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसको हम सुनते हैं। ओके, आगे चलते हैं गाइस। आपके सवालात हो गए, अब आगे चलते हैं। और आगे कुछ नया नहीं है बल्कि एक्सरसाइज है। तो जो कुछ आज हमने पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिकल में लाएंगे ताकि हमारे जहन में बात बैठ जाए। क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ के छोड़ दें ऐसे ही तो फिर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आज हम आगे चलते हैं, आज के सबक में एक्सरसाइज लेते हैं। और ये आपके सामने चंद जुमले हैं, इनको आपको बताना है कि इसमें कौन सा नाउन है। जो कुछ हमने आज पढ़ाया है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और सारे को आपको नहीं लेना है।
जहाँ जहाँ मैंने बोल्ड में कर रखा है और अंडरलाइन कर रखा है उन्हीं को आपको बताना है, वरना जो है टेबल भी आपका, इन्वेंटर भी, इंडिया भी, बहुत सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे जो कि नाउन है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ उन्हीं को बताना है जिनको मैंने बोल्ड में कर रखा है और अंडरलाइन कर रखा है। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारी किताब से भी आपको इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको होमवर्क करके आना होगा। लेकिन इससे पहले आप एक बार ज़रूर लेसन को समझ लीजिएगा ताकि होमवर्क करने में आपको आसानी हो, वरना अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट करने लग जाएंगे मेरी इस क्लास के बाद फ़ौरन, तो फिर आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आप समझिए पहले सबक को, हर एक की तारीफ़ात को देखें, क्या क्या तारीफ़ात है, क्या डेफिनेशन है, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करें। तो इस तौर पर आपने जो कुछ आज सीखा है उसका आप प्रैक्टिकल कर लेंगे, तो इससे इंशाल्लाह आपको जो है सारी बातें जहन में बैठ जाएंगी। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग होमवर्क करके आएंगे। प्लीज़ आप लोग अगला सबक उस वक्त तक स्टार्ट ना करें जब तक कि आप इस सबक को समझ ना लें और इसके होमवर्क को पूरा ना कर लें, वरना फिर आपका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो इसी के साथ आज का ये हमारा सबक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।